जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज आइए फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और आज का टॉपिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है और ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। तो दिल थाम के बैठे दोस्तों, एक नंबर भी नहीं छोड़ना है। इस बार केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन आंसर बनाते हुए जाएंगे ताकि हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ पाएंगे। ये तभी संभव है जब आप सिलेबस के साथ साथ हमारे साथ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर आप सिलेबस केवल पढ़ते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। केमिस्ट्री है, फिजिक्स में हो जाएगा लेकिन केमिस्ट्री में इम्पॉसिबल है। तो प्यारे दोस्त, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक का बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक फिजिक्स का टॉपिक है लेकिन इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है और इसे ध्यानपूर्वक हम लोग सीखने का काम करेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण। और यहां से प्यारे दोस्त, प्यारे विद्यार्थी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा ही बनेगा। तो 1 मार्क्स क्यों छोड़ें। 1 मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा का समय हमारे साथ देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं देते हैं तो 1 नंबर आप कभी ना ला पाएंगे। तो 1 नंबर लाना है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ध्यानपूर्वक देखें और शांति बना के वीडियो को देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ाया जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझिए ध्यान से, इसको डिनोट किया जाता है P से, या फिर कोई बुक इसको डिनोट करता है म्यू से भी। तो आप घबराएं नहीं, डिनोट क्या चीज से कर रहा है वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है क्या आप इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं या नहीं। देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण को समझाने के लिए फिजिक्स की ओर पहले चलते हैं। फिजिक्स में बताया गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। समझिए ध्यान से। द्विध्रुव, द्वि का मतलब होता है 2 और ध्रुव का मतलब होता है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। अर्थात एक के पास प्लस आवेश होगा और एक के पास माइनस आवेश होगा और इनके बीच का दूरी आप जो मानना है मान लीजिए। मान लेते इसके बीच का दूरी d है। तो अगर हमको द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो द्विध्रुव आघूर्ण को डिनोट किससे करते हैं भाई? P या फिर म्यू से। इसका परिभाषा है कि विद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश तथा इनके बीच के दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, द्विध्रुव का किन्हीं एक आवेश, अगर ये +5 कूलम होगा तो ये -5 कूलम होगा, दोनों का मान समान होता है। अगर ये 10 कूलम होगा तो ये -10 कूलम होगा, दोनों का मान समान होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता ये +7 होगा ये -3 होगा। हमेशा इन दोनों आवेश का मान क्या होगा? समान होगा। तो इसका परिभाषा क्या कहता है कि विद्युत द्विध्रुव का किन्हीं एक आवेश तथा इनके बीच के दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बताओ, इन दोनों में से किसी एक आवेश को लेना है और इसके बीच का दूरी मान लिए है स्मॉल d, और इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप जानिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो आपको पता है सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों से निकाला जा सकता है। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों निकाला जा सकता है। तो परिमाण तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल देंगे, लेकिन दिशा हम लोग कैसे निकालेंगे भाई साहब? तो याद रखिएगा,
द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा हम लोग धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर लेते हैं। याद रखना, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। आप ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को सुने, फिर से सुनिए। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? द्विध्रुव का किसी एक आवेश तथा इनके बीच का दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। और यह एक सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो इसमें दो चीज होगा, एक परिमाण और एक दिशा। तो परिमाण तो इस फॉर्मूला से आप निकाल लेंगे, लेकिन दिशा किधर से किधर होता है भाई? प्लस से माइनस की ओर। क्या आपको इतना कहानी समझ में आया या नहीं? लेकिन अब हम लोग केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। केमिस्ट्री में कैसे हम लोग पता कर पाएंगे कि किसी भी कंपाउंड का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? देखिए यहां पे एक चीज हम आपको पहले क्लियर कर देना चाहते हैं। जब भी केमिस्ट्री में द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना द्विध्रुव आघूर्ण होगा, इसका मान बताइए। आपको हमेशा और हमेशा ये पूछेगा कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और किसका द्विध्रुव आघूर्ण कम है। तो इसको सीखने के लिए हमारे साथ समय दीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले आपको जानना है विद्युत ऋणात्मकता। क्या जानना है भाई? विद्युत ऋणात्मकता, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको डिनोट हम लोग करते हैं EN से। अब समझिए इसका परिभाषा क्या है। इसका परिभाषा कहता है किसी सहसंयोजी बंध, किसी सहसंयोजी बंध में उपस्थित तत्व द्वारा, किसी सहसंयोजी बंध में, या बंध लिख दीजिए, किसी सहसंयोजी बंध में, किसी सहसंयोजी बंध में उपस्थित तत्व द्वारा, उपस्थित तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता, खींचने की क्षमता को ही विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? EN से। अब समझिए ध्यान से, यहां से एक पॉइंट आपको हम लिखाना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में टोटल 118 एलिमेंट है, और इस 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फ्लोरीन का, फिर होता है ऑक्सीजन का, फिर होता है नाइट्रोजन का, फिर होता है क्लोरीन का, फिर होता है ब्रोमीन का, फिर होता है आयोडीन का। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, और उसके बाद आयोडीन का। सबसे अधिक क्षमता इलेक्ट्रॉन खींचने का किसके पास है? फ्लोरीन के पास, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसे ट्रिक से FON फोन भी याद कर सकते हैं। फोन, F का मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, उसके बाद नाइट्रोजन का होता है। ये 3 पॉइंट, ये 3 तत्व में से ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है। तो आप याद रखेंगे फ्लोरीन का। इतना आपको याद हो गया। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, आप लोग केमिस्ट्री में वर्ग और आवर्त पढ़े होंगे, और आपको पता होना चाहिए वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं
तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो आकार क्या होगा भाई, घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेगा। ये आप लोग 10वां में भी पढ़ चुके होंगे, 11th में अगर आप कहीं पढ़े होंगे तो वहां भी पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़े तो आप याद रखेंगे। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा आकार क्या होता है, घटता है। देखिए, हम अपने अनुसार हम आपको ये जरूर कर देंगे कि जो विद्यार्थी अगर नहीं भी कुछ पढ़े हैं तो उनको भी यहां पे समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आप सिलेबस पढ़ के आइएगा तो और अच्छे से जानकारी होने वाला है। हम यहां पे आपको सिलेबस नहीं करवा रहे हैं, हम यहां पे सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं इस वक्त। अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस भी स्टार्ट किया जाए तो आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार दें, इतना प्यार दें कि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और वॉच टाइम भी पूरा हो जाए। तभी संभव है इस YouTube चैनल पे सिलेबस पढ़ाने का, और एकदम फ्री में पढ़ाया जाएगा। बस थोड़ा सा प्यार का जरूरत है, थोड़ा सा सपोर्ट का जरूरत है और थोड़ा सा सहयोग का जरूरत है। उसके बाद फुल्ली केमिस्ट्री, फुल्ली फिजिक्स फ्री में पढ़ाएंगे, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। लेकिन अभी भी एक चीज हम आपको दे रहे हैं, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आंसर एकदम फ्री में पढ़िए। चलिए फिर से बोलिए, जब वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो आकार क्या होगा, घटेगा। इतना पॉइंट आपको याद हो गया। अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल द्वारा हम समझाते हैं, समझिए एग्जाम्पल से इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। आप लोग हाइड्रोजन और फ्लोरीन को जानते हैं, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होगा। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, 2 7। इसे अस्थाई होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसे भी अस्थाई होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, 1 है, और इसके पास बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 7। कितना है भाई, 7, 2 4 6 और 1 7। लेकिन अस्थाई होने के लिए चाहिए कितना, 1। तो ये क्या करेगा, इस H से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और H क्या करेगा, H क्या करेगा, इस F से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। दोनों देखिए क्या हो गया, अस्थाई हो गया, और दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, बराबर रूप से साझेदारी। दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, बराबर रूप से साझेदारी। और 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहां पे सिंगल बॉन्ड होगा। 4 इलेक्ट्रॉन होता तो यहां पे डबल बॉन्ड होता, 6 इलेक्ट्रॉन होता तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता। आप ये बताइए, दोनों क्या किया, समान इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया। इसने भी 1 दिया और इसने भी 1 दिया, लेकिन यहां पे एक ऐसा महानुभाव है जो चीटिंग करता है। आप लोग अपने भी बचपना काल में चीटिंग जरूर किए होंगे। अगर कोई विद्यार्थी क्रिकेट खेले होंगे, एग्जाम्पल से हम समझाना चाहते हैं चीटिंग किस प्रकार किए होंगे। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और एक लड़का के पास गेंद है और एक लड़का के पास बैट है, बैट बोले तो बल्ला, और जैसे आप लोग मैदान में उतरते हैं बोलते हैं टॉस करो, टॉस करो, कौन बैटिंग पहले करेगा वो टॉस से पता चलेगा। तो टॉस भी कर लिए, लेकिन तब भी नहीं माना, बोला नहीं मेरा बैट महंगा है, तुम्हारा बॉल सस्ता है, इसलिए हम पहले खेलेंगे। जो कि बराबर रूप से साझेदारी कर रहा है दोनों, ये बॉल दे रहा है, ये क्या दे रहा है, बैट।
लेकिन बेट वाला क्या बोलता है, हम ज्यादा खर्चा किए हैं बाबू, इसलिए तुम्हारा टॉस का कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई यहां पे चीटिंग किसने किया, बेट वाला लड़का, बल्ला वाला लड़का। उसी प्रकार से दोनों भैया, एक है H एक है F, दोनों बराबर रूप से इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, लेकिन H भाई साहब चीटिंग कर लेता है। H भाई साहब चीटिंग कर लेता है, बोलता है नहीं, हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके जाएंगे। देखिए दोनों बराबर रूप से साझेदारी किया है, लेकिन H बाबुआ चीटिंग तो नहीं कर पाता है, F क्या करता है, चीटिंग, बोलता है कि हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके चले जाएंगे। तो ये क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके चला जाता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा इधर लेके चला जाता है, पूरा नहीं थोड़ा सा, जिसके कारण आपको पता होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। अभी आपने ये भी पढ़ा, विद्युत ऋणात्मकता भी जस्ट आपको पढ़ाए थे। देखो ध्यानपूर्वक, कि सहसंयोजी बंध में उपस्थित तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आप ये बताइए, दोनों तो बराबर रूप से इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, लेकिन क्या किया, यहां पे चीटिंग कर लिया। कौन, F, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए H का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने के कारण, इसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने के कारण इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस आ गया और इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस आ गया। अरे जनरेट तो हो गया डाइपोल, एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस। किसी एक आवेश को लीजिए और इसके बीच का जो दूरी है उससे गुना कर दीजिए, बताओ क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, थोड़ा सा प्लस, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप तभी केमिस्ट्री में निकाल सकते हैं ना भाई, जब इसका मान दिया रहेगा और इसका भी मान दिया रहेगा। अगर दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में अगर निकालने भी आएगा तो वहां पे आपको दे दिया जाएगा कि आवेश का मान कितना है और दूरी का मान कितना है। लेकिन ज्यादातर सवाल 99% या 100% ही मान लीजिए निकालने नहीं बोलता, वहां आपसे पूछेगा कि किसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अधिक है या फिर कम है। तो आइए इसको सीखने का प्रयास करते हैं। बोलिए यहां तक किसी को समस्या नहीं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और सीखने का प्रयास करवाते हैं, आपको ध्यान सिखाने का प्रयास करवाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ध्यान पूर्वक देखेंगे, CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर आप बनाए होंगे, कार्बन का संख्या 1, ऑक्सीजन का संख्या 2। लेकिन इसको बताने से पहले एक चीज और आपको हम बता देते हैं, नोट में इसको लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको सहूलियत मिलेगा। सुनिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिनोट किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल या मूवमेंट को P या म्यू से। अब सुनिए ध्यान से, अगर इन दोनों को गुना करने के बाद, किसी आवेश और इसके बीच का दूरी को गुना करने के बाद इसका मान अगर 0 आ जाएगा तो वह यौगिक अध्रुवीय कहलाएगा। कौन सा यौगिक कहलाएगा भाई, अध्रुवीय यौगिक कहलाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, अभी एग्जाम्पल से समझाते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि इन दोनों को गुना करने के बाद इसका मान 0 नहीं आएगा तो वह यौगिक ध्रुवीय यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, ध्रुवीय यौगिक कहलाएगा। अब समझिए कब ध्रुवीय होगा कब अध्रुवीय होगा, एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CO2, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं HF, थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं HCl। ध्यान पूर्वक देखेंगे मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C का संख्या 1, O का संख्या 2, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड बना लिया। अब ये बताइए कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज किसका अधिक होता है, ऑक्सीजन का। अर्थात
इसके ऊपर प्लस होगा, इसके ऊपर क्या होगा माइनस, इसके ऊपर प्लस होगा, इसके ऊपर क्या होगा भाई माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर क्या होगा माइनस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो आप ये बताइए इसका इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। तो और अभी आपको जस्ट बताए थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा प्लस से किधर होता है, माइनस की ओर। सहसंयोजी बंध में बताइए, इसका भी देखिए इधर दिशा किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर। आप ये बताइए दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, अगर दोनों विपरीत डायरेक्शन में जाएगा तो ये तो भाई कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना। दोनों अगर 5 सेम बल लगाएगा तो दोनों कट जाएगा, तो यहां म्यू का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये म्यू का मान 0 हो जाएगा तो बताओ ये कौन सा यौगिक कहलाएगा, अध्रुवीय यौगिक। बड़ा मस्त पॉइंट है भाई, सीखते जाइए। हमारा CO2 कौन सा यौगिक होगा, अध्रुवीय यौगिक होगा। इसमें देखिए H और F के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। यहां पे देखिए इसका डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो यहां पे बताइए कभी भी म्यू का मान 0 हो सकता है क्या, नहीं। तो बताओ HF कौन सा यौगिक होगा, HF होगा हमारा अध्रुवीय यौगिक, सॉरी अध्रुवीय बोलते हैं, कौन सा यौगिक, ध्रुवीय यौगिक। क्योंकि प्लस और माइनस डेवलप तो हुआ लेकिन यहां पे कैंसिल आउट नहीं हुआ, यहां पे डेवलप हुआ लेकिन यहां कैंसिल आउट होने के कारण यहां पे ये अध्रुवीय कहलाया। यहां पे कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन एक ही और मिल रहा है। इसमें आइए H और Cl के भी सिंगल बॉन्ड, प्लस चार्ज, और इसके ऊपर क्या चार्ज होगा माइनस, प्लस से माइनस की ओर जाएगा। कभी भी बताओ म्यू नॉट का मान 0 आएगा, नहीं आएगा। तो बताओ ये क्या कहलाएगा, ध्रुवीय। क्या कहलाएगा भाई, ध्रुवीय। देखो ध्यान से, अभी हम बोले थे अगर 0 आ जाएगा अध्रुवीय, 0 नहीं आएगा ध्रुवीय। बताइए इतना पॉइंट आप समझ चुके हैं। और कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान पूर्वक देखेंगे मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन है HF, HCl, HBr और है HI। ध्यान पूर्वक देखेंगे, पूछ देगा कि इन चारों में सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होता है। तो आप ये बताइए इसमें 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 इन दोनों में देखिए सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का। अर्थात इधर से इधर जाएंगे तो हमारा बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। दूसरा पॉइंट, अब जब ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार क्या होता है भाई, बढ़ता। अभी जस्ट आपको बताए थे आकार क्या होगा भाई, बढ़ेगा। तो यहां देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, इसका मतलब ऊपर से नीचे हम लोग आएंगे तो इसका मतलब आकार क्या होगा भाई, बढ़ेगा। क्योंकि पहले फ्लोरीन है, उसके बाद आप पढ़े होंगे ना भाई, पहले फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्या आता है, आयोडीन। वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। अब ध्यान पूर्वक सुनिए, किसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अधिक होगा। अगर आप HF को लेते हैं तो आपको पता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगा और दोनों का आकार लगभग सेम होगा। फिर इसको लीजिए, इसका तो वही होगा HCl में, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के तुलना में कम होगा, लेकिन इसका आकार क्या होगा, छोटा, और इसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार HBr में देखिएगा, HBr में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से भी इसका कम होगा। सब में तो H ही दिख रहा है, लेकिन इसका आकार और क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जितना आकार छोटा होगा दूरी का मान उतना ही कम होगा, जितना आकार बड़ा होगा दूरी का मान उतना ही अधिक होगा। सुनते जाइएगा, जितना आकार बड़ा होगा दूरी का मान उतना ही बढ़ेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आवेश का मान इसमें बढ़ रहा है और ये सब में आवेश का मान घट रहा है, लेकिन आकार इसमें घट रहा है और ये सब में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फॉर्मूला जो निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, Q × D। Q इसमें बढ़ रहा है लेकिन इस सब में क्या हो रहा है, घट रहा है।
इसमें डी घट रहा है और इस सब में डी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में आप कैसे पता करेंगे, तो याद रखिएगा, अगर आवेश बढ़ेगा दूरी घटेगा, दूरी घटेगा आवेश बढ़ेगा, तो इस कंडीशन में आप निकालना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए एक तरीका बताया गया कि क्यू पर हमको ध्यान देना है। ध्यान किस पर देना भाई, क्यू पे ध्यान देना है। क्यू जिसका अधिक होगा उसी का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। डी पे ध्यान नहीं देना है, डी पे आपको ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है, क्यू पे। तो बताइए इन सभी में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, एफ का। तो याद रखिएगा सबसे अधिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट HF का होगा, फिर होगा HCl का, फिर होगा HBr का, फिर होगा HI का। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं द्विपरमाण्विक का उदाहरण ले रहे हैं। और याद रखिएगा द्विपरमाण्विक में दो केस बनेगा। कितना केस बनेगा, दो केस। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 में सुनिए ध्यान से, जब दोनों परमाणु समान हो, जब दोनों परमाणु समान हो। केस नंबर 2 में जब दोनों परमाणु दो ही होगा, क्योंकि द्विपरमाणिक पढ़ रहा है, लेकिन एक में समान दिखेगा और एक में अलग अलग दिखेगा। जब दोनों परमाणु अलग अलग हो, जब दोनों परमाणु अलग अलग हो, जैसे H2 दोनों परमाणु क्या है, समान। O2 दोनों परमाणु क्या है, समान। Cl2 दोनों परमाणु क्या है, समान। Br2 दोनों परमाणु क्या है, समान। तो आप बताओ अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो H और H के बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो दोनों तो भैया H ही है और H ही है। दो क्या ऐसा थोड़े होता है कि ये अधिक पावर से खींचेगा, ये कम पावर से खींचेगा। दोनों तो H ही दिख रहा है, तो दोनों सेम पावर से खींचेगा। अगर दोनों सेम पावर से खींचेगा तो बताइए सेम पावर से अगर खींच लेगा तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका भी वही होगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, दोनों तो सेम पावर से खींचेगा। ये जितना पावर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये भी उतना ही पावर से खींचेगा। तो इस कंडीशन में भी म्यू का मान कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखिएगा अगर द्विपरमाण्विक में अगर परमाणु समान होगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मान 0 होता है। लेकिन जब अलग अलग होगा, जैसे HCl, HBr, HF, HI, इसका देखिए सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में किसका अधिक होता है, इसका। तो इलेक्ट्रॉन तो ये खींच लेगा, ये खींच लेगा, ये खींच लेगा, ये खींच लेगा। तो एक के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। एक के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। उसी प्रकार इसमें भी होगा। तो यहाँ पे म्यू नॉट का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसका मान आएगा। तो ये क्या, ये कौन सा यौगिक कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका, अभी जस्ट बताए थे, अगर म्यू का मान 0 आ जाएगा तो ये अध्रुवीय कहलाया। तो याद रखिएगा अगर एक जैसा एक समान दिखेगा तो ये हमेशा अध्रुवीय होगा, अर्थात किसी प्रकार का ध्रुव नहीं होगा, और इसमें हमेशा क्या होगा, ध्रुवीय होगा। बताइए इतना कहानी समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। और कुछ एग्जाम्पल और देते हैं आपको समझाने के लिए, समझिए ध्यान से। पहला BeCl2, BeCl2। दूसरा C2H2, C2H2। अब देखो ध्यान से, यहां पे Be का संख्या 1 है और Cl का संख्या कितना भाई, 2। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका, इसका। इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। बताइए कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू का मान कितना हो जाएगा, 0। अध्रुवीय कि ध्रुवीय, ये हमारा हो गया अध्रुवीय।
अगर एग्जाम्पल में पूछ देगा कि इन दोनों में किसका अधिक द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, देखो पता चल रहा है अभी जस्ट आप बता दिए कि कार्बन का संख्या कितना 2 और H का संख्या कितना 2। और आपको पता है ये क्या एथाइन, एथाइन में कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखना अलग अलग परमाणु यहां है तो इसके ऊपर बताइए H और C है, और याद रखिएगा H और C में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कार्बन का होता है। किसका होता है, कार्बन का। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, और ये किधर भागेगा, इधर भागेगा। समझिए ध्यान से, कार्बन का होता है। तो बताइए इस कंडीशन में एक का डायरेक्शन इधर है, एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, अलग अलग डायरेक्शन है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां भी बताओ म्यू का मान कितना हो जाएगा 0। तो ये भी बताओ क्या हो गया, अध्रुवीय। तो यहां पे पता ही नहीं कर सकते, दोनों अध्रुवीय ही है, ध्रुवीय है ही नहीं, पता हम लोग क्या करेंगे। समझ में आ रहा है।